अब बात यूपी के उस हिस्से की और जिसके बारे में कहा जाता था कि सियासी चश्मे से इसको शापित माना जाता है। यूपी के ग्रेटर नोएडा के बारे में यह कहावत रही है, पूर्व मुख्यमंत्री नोएडा आने से डरते रहे हैं। अंधविश्वास था कि जो भी मुख्यमंत्री यहां आएगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन आज उसी नोएडा और यमुना सिटी की धरती से 9,228 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। और ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, बल्कि यूपी का वो बदला हुआ चेहरा है। जहां कभी जंगल राज की चर्चा होती थी, आज वहीं पर मंगल राज के लिए दुनिया की दिग्गज कंपनियां निवेश करने की लाइन में खड़ी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे यूपी अब सिर्फ मोबाइल चलाने वाला नहीं, बल्कि मोबाइल पार्ट्स को बनाकर दुनिया को निर्यात करने वाला देश का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। यहां था जंगल राज, अब वहां है मंगल राज। 9,228 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी गई, जिसमें टीसीएस के 2,300 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट से 30,000 नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा दक्षिण कोरिया कंपनी और एम्बर ग्रुप का भी एक बड़ा निवेश यहां पर आएगा। विदेशों से आयात होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अब यूपी में बनेंगे। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनना होगा, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों के अंधविश्वास और आज के बदलते यूपी के विजन पर सीधी चोट की थी। आज से 9 वर्ष पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और आज का उत्तर प्रदेश क्या है? ये गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वास्तव में 17 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के लिए स्थापित था। वे भय के मारे नहीं आते थे। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन था, तो मेरे पास संदेश आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आप किसी मंत्री को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब, कोई विशेष बात? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि नोएडा के बारे में यह मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं आते हैं। मैंने कहा मैं तो नोएडा में ही हूं इस समय। अब जरा इस विकास के आर्थिक गणित को और उसके पीछे की गणित को समझिए। जेवर, जिसे कभी गैंगवार, रंगदारी, हाईवे पर होने वाले अपराध के लिए जाना जाता था, आज वो जेवर ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र बन चुका है। वहां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आकार ले चुका है। जल्द वहां से कमर्शियल उड़ानें भी शुरू होने वाली हैं। यूपी सरकार ने अपने सिंगल विंडो व्यवस्था से लाल फीताशाही को खत्म कर दिया है, और जिसका नतीजा यह है कि दक्षिण कोरिया जैसी वैश्विक आर्थिक महाशक्तियां खुद चलकर उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। ग्राउंड रियलिटी और उद्योग की अगर हम बात करें तो कभी अपराध का गढ़ माना जाता था जेवर, अब विकास का ग्लोबल गेटवे बन रहा है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर बंद हुए, एक ही क्लिक पर अब निवेशकों को मंजूरी सारी मिल रही है। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर के एमएसएमई यानी लघु उद्योग और उद्यमियों के चेक टूल किट, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो रेजर लॉन्च किया गया यहां पे। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक और हमारा एमएसएमई सेक्टर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और आज यूपी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमने उन्हें टेक्नोलॉजी दी, डिजाइन दी, कॉमन सर्विस सेंटर उनके लिए बनाए। पिछले 4 वर्षों से लगातार हम यूपी के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग की हमारी पावर है उसकी शोकेसिंग के लिए ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में हम उत्तर प्रदेश का ट्रेड शो आयोजित कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि यह सामर्थ्य यूपी के पास भी है। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं लोगों की जब लोग सुनते हैं कि भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर हो रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक और सबसे बड़ा पहलू है टीसीएस का नया प्रोजेक्ट। सेक्टर 96 में 30 एकड़ में बनने वाले इस नए प्रोजेक्ट की लागत 2,300 करोड़ रुपए है, और इसका सीधा असर यह होगा कि आने वाले समय में करीब 30,000 स्थानीय युवाओं को सीधे रोजगार यहां मिलेगा। यानी जो आईटी प्रतिभाएं पहले बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे जाती थी, अब वो नोएडा में रहकर देश की तरक्की में अपना योगदान देंगी।
अब बात उस इमारत की जो नोएडा का नया पावर सेंटर यानी सेक्टर 96 में बना नोएडा अथॉरिटी का नया प्रशासनिक भवन। यह सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं है, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, ईज ऑफ लिविंग का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले क्या होता था, आम जनता को एक नक्शा पास करवाने की या फिर शिकायत दर्ज कराने के लिए सेक्टर 6 आना पड़ता था। कमर्शियल काम के लिए सेक्टर 19 और उद्यान विभाग के लिए सेक्टर 39 के चक्कर लगाने पड़ते थे। समय की बर्बादी होती थी, ईंधन बर्बाद होता था, विभागों के बीच में कोई तालमेल उस वक्त नहीं बन पाता था। ऐसे में लोग परेशान होते थे। नए प्रशासनिक भवन का पूरा डेटा भी आप देख लीजिए। 390 करोड़ रुपए की लागत से 24,000 वर्ग मीटर जमीन पर निर्माण। 5 जनवरी 2016 को काम शुरू हुआ था और 1 अप्रैल 2026 को काम पूरा हो गया। ग्राउंड प्लस 7 मंजिल की इमारत है और 2 भव्य बेसमेंट भी हैं। बेसमेंट में एक साथ 670 वाहनों की अत्याधुनिक पार्किंग की व्यवस्था यहां पर की गई है। पहली मंजिल पर ही एक बनाया गया है विशाल जन सुनवाई केंद्र। लेकिन इस भव्य इमारत के बनने की राह इतनी आसान नहीं थी। साल 2016 में इसका काम शुरू हुआ, फिर कोरोना की मार पड़ गई। 2022 में लापरवाही बरतने वाली कंपनी, जो निर्माण कंपनी थी, योगी सरकार ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। नक्शे के बदले पूरा सिस्टम बदल गया, पूरा नक्शा इसका बदला गया। 18 और 9 मंजिल के 2 टावर बनने थे वहां पर, फिर इसको रीडिजाइन किया गया और फिर 4 और 8 मंजिल के आधुनिक टावर बनाए गए हैं। अब एक छत के नीचे सीईओ से लेकर आरटीआई सेल के और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, ग्रुप हाउसिंग, लॉ डिपार्टमेंट, सारे एक जगह बैठेंगे। यानी जनता को अब इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और अब फाइलों से उनका काम बहुत आसान हो जाएगा, उनकी फाइल नहीं अटकेगी, एक ही अब दफ्तर में सारी व्यवस्था हो जाएगी। अब आपको सुनाते हैं पारदर्शी व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान था। जिन लोगों ने यहाँ पे जितने भी ऐसे एसोसिएशन हैं, आरडब्ल्यूए हैं या उद्यमी हैं, इन सब की समस्या का समाधान अब एक छत के नीचे नोएडा अथॉरिटी के अपने कार्यालय भवन के अंदर प्राप्त होगा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम एक एक कार्य को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, जवाबदेही तय कर सकते हैं, उन कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल सीमेंट और कंक्रीट का ढांचा नहीं होता। जब बुलेट ट्रेन, नमो भारत रैपिड रेल, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और न्यू नोएडा जैसी महापरियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतरती हैं, तो इससे पूरे इलाके की इकॉनमी बदल जाती है। यूपी ने अंधविश्वास को तोड़ा, लाल फीताशाही को खत्म किया और निवेशकों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। और यही कारण है कि आज यूपी निवेश के रेस में देश के सबसे अग्रणी राज्यों की भूमिका में बढ़ रहा है और सबको टक्कर दे रहा है।